अब ध्यान देंगे जरा एक बार, चार्जिंग ऑफ बॉडीज के बारे में मुझे थोड़ी सी बात करनी थी। चार्जिंग ऑफ बॉडीज के बारे में हमें थोड़ी सी बात करनी थी, और जो समझने लायक बात है बस हम उतना ही करना चाहते हैं चार्जिंग ऑफ बॉडी में। तुम्हें पता है बेटा कि हमारी बॉडी जो है वो कंडक्टर हो सकती है और वो इंसुलेटर हो सकती है। कंडक्टर जनरली मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं। ओके, ध्यान दें। यस, मेथड ऑफ चार्जिंग से स्टार्ट करना है, बिल्कुल अमन। अब ध्यान दो एक बार, चार्जिंग ऑफ बॉडी, मैंने कहा कि जो बॉडीज है वो दो तरह की हो सकती है, कंडक्टर हो सकता है और इंसुलेटर हो सकता है। जनरली कंडक्टर्स जो होते हैं वो मेटल्स होते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स भी कंडक्टर हो सकते हैं, जैसे ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है वो एक कंडक्टर है वैसे देखा जाए तो, लेकिन नॉन मेटल बॉडी है। ठीक है, तो हम लोग यहां पर बात कर रहे थे बेटा कि चार्जिंग ऑफ बॉडीज में एक कंडक्टर होता है और एक इंसुलेटर होता है। अच्छा, कंडक्टर वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने देते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है, और इंसुलेटर वो होता है बेटा जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकता है। कंडक्टर जो है जो अलाउ करते हैं, कंडक्टर अलाउ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू देम, एंड इंसुलेटर जो है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को अलाउ नहीं करते हैं। इंसुलेटर जो है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को अलाउ नहीं करते हैं, और जो कंडक्टर है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को अलाउ करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कंडक्टर, ये हो गया इंसुलेटर। दिस इज कंडक्टर, दिस इज इंसुलेटर। अब हम लोग यहां पर क्या बात कर रहे हैं जरा ध्यान देंगे। अब मैं यहां पे बता रहा हूं कि चार्जिंग ऑफ कंडक्टर कैसे संभव है। चार्जिंग ऑफ कंडक्टर कैसे संभव है, तो ये दो तरीके से संभव है। जैसे लेट सपोज कि ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर के पास एक चार्ज रॉड लेके जाओगे और इसमें टच कर दोगे तो ये भी चार्ज हो जाएगा। इसको कहते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या हुआ, ये जो पॉजिटिवली चार्ज रॉड था इससे चार्ज का फ्लो हो गया है इधर की तरफ। वॉल्यूम मेरे हिसाब से अब ठीक हो गया होगा। सिप्रिया एक बार चेक कर लीजिएगा, वॉल्यूम इज राइट। ओके, चार्जिंग ऑफ कंडक्टर, तो मैंने कहा कि जब एक चार्ज रॉड को टच करते हैं किसी कंडक्टिंग चीज से, तो इसका जो चार्ज है वो फ्लो कर जाता है, क्योंकि तुम्हें पता है कि चार्ज जो है वो फ्लो करता है। कंडक्टर है दोनों, ये अनचार्ज था और अनचार्ज स्फीयर के बगल में इसको टच कर दिया मैंने, तो इससे चार्ज उसमें फ्लो हो जाएगा। ओके, दूसरी बात, चार्जिंग ऑफ कंडक्टर और चार्जिंग ऑफ कंडक्टर के दो मेथड हो सकते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन, और एक मेथड और हो सकता है बेटा, ये हमने स्फीयर लिया और इसके बगल में हमने लेट सपोज दूर रखा कोई पॉजिटिवली चार्ज, तो क्या होगा ऐसे में कि ये नेगेटिव को थोड़ा सा अट्रैक्ट करेगा, न्यूट्रल ही रहेगी बॉडी, लेकिन यहां इंडक्शन हो जाएगा। क्यों, इस बार टच नहीं किया है हमने, लेकिन तुम्हें भी पता है कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर आकर के इकट्ठा हो जाएंगे और इस पॉजिटिव चार्ज के सामने एक नेगेटिव चार्ज इंट्रोड्यूस हो जाएगा। जबरदस्त बफरिंग हो रहा है सर, नेटवर्क सही है फिर भी। देखते हैं पीयूष, प्लीज चेक। मैंने कहा कि इस बार आपको टच नहीं करना है, लेकिन कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन जो है वो अट्रैक्ट हो जाएगा, तो एक बार रॉड को हमने दूर ही रखा है, तो ये होगा चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, लेकिन तुम इस दोनों मेथड में यदि गौर करना चाहते हो, तो दोनों की वजह एक ही है कि चार्ज क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है। तो जब पॉजिटिवली चार्ज रॉड को हमने इससे टच कराया तो क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज रॉड को जब टच कराया तो चार्ज का फ्लो हो गया और ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। इसको कहते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। ये भी कंडक्टर में ही पॉसिबल है और चार्जिंग बाय इंडक्शन भी कंडक्टर में पॉसिबल है कि ये जो है पॉजिटिव चार्ज ने नेगेटिव को अट्रैक्ट किया तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर हो गया, तो ये भी हो गया चार्जिंग बाय इंडक्शन। लेकिन जब हम इंसुलेटर को चार्ज करते हैं, चार्जिंग ऑफ इंसुलेटर की तरफ जब हम जाते हैं, चार्जिंग ऑफ इंसुलेटर की तरफ हम जाते हैं बेटा, तो चार्जिंग ऑफ इंसुलेटर जो है
वो कंडक्शन या इंडक्शन के द्वारा संभव नहीं है। चार्जिंग ऑफ इंसुलेटर जिसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हो सकता है वो संभव नहीं है किसके द्वारा, कंडक्शन के द्वारा और इंडक्शन के द्वारा। तो चार्जिंग ऑफ इंसुलेटर के लिए इन जनरली चार्जिंग बाय फ्रिक्शन काम में लेते हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन काम में लेते हैं। चार्जिंग ऑफ फ्रिक्शन में जब दो बॉडी को बेटा रब करते हैं एक दूसरे के ऊपर तो क्या होगा, दोनों बॉडी को जब हम रब करते हैं एक दूसरे के ऊपर तो जिसका वर्क फंक्शन कम होगा उससे इलेक्ट्रॉन पहले बाहर आ जाएगा, जिसका वर्क फंक्शन कम होगा उससे इलेक्ट्रॉन पहले बाहर आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए एक मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो दो बॉडी को हम जैसे ही रगड़ेंगे बेटा तो जिसका वर्क फंक्शन कम होगा उससे इलेक्ट्रॉन निकल के आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन जिससे निकलेगा वो पॉजिटिव चार्ज और जिसमें आएगा वो नेगेटिव चार्ज होगा। तो जब चार्जिंग बाय फ्रिक्शन करते हैं तो क्या होता है, एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज और दूसरी बॉडी जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के लिए जरूरी है कि दो में कम से कम एक इंसुलेटर होना चाहिए। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है ये, और मैंने इस लाइन को घेर भी दिया होगा। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन इज पॉसिबल when one of them must be insulator, must be insulator। दो में से एक जो है वो कम से कम इंसुलेटर होना चाहिए। चार्जिंग बाय इंडक्शन रिपीट, देखो बेटा समन क्या होता है कि चार्जिंग बाय इंडक्शन में हम एक पॉजिटिव चार्ज को लेकर के गए, तो इस पॉजिटिव चार्ज ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया। तो जब अट्रैक्ट किया तो इलेक्ट्रॉन, ये न्यूट्रल था बॉडी, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर एक साइड मूव करने लग गए। क्यों? क्योंकि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो हो ही सकता है और ये पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, तो एक साइड में नेगेटिव ज्यादा और दूसरे साइड में जो है वो पॉजिटिव ज्यादा हो जाता है। तो इस तरीके से जो है अभी भी है ये न्यूट्रल, ऐसा नहीं है बेटा कि अभी चार्ज डेवलप है ये देखा जाए तो न्यूट्रल, लेकिन पॉजिटिव के सामने नेगेटिव आ चुका है। यह है चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये बोथ आर इंसुलेटर देन आल्सो पॉसिबल अमन, लेकिन दो में कम से कम एक इंसुलेटर का होना जरूरी है। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में दो में कम से कम एक का इंसुलेटर होना जरूरी है। एग्जाम्पल मैंने वैसे लिख दिया है, लेकिन एक बात बहुत बेसिक ध्यान रखना है कि जिसका वर्क फंक्शन कम होगा उससे इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे में जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड को हम वर्क फंक्शन कह रहे हैं। तो दो को रगड़ने से, यस गुड संजीवनी, इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट ऑन वन साइड ड्यू टू अट्रैक्शन। गुड संजीवनी, योर वर्डिंग इज गुड। चलो, तो मैं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन जो है एक कम वर्क फंक्शन वाले से दूसरे में चार्ज कंजर्व भी है वीरेंद्र, चार्ज यहां भी कंजर्व है बेटा, चार्ज कंडक्शन में भी कंजर्व रहेगा। यदि हम दोनों को मिला दें तो चार्ज यहां भी कंजर्व रहेगा वीरेंद्र, तुम समझ सकते हो। यहां पे मान लो 20 माइक्रोकुलाम चार्ज पहले से था और 8 माइक्रोकुलाम ट्रांसफर हो गया बेटे, तो अब 12 माइक्रोकुलाम इसमें बचेगा। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन में भी जो चार्ज है वो एक्चुअली कंजर्व ही रहता है। दोनों सिस्टम का मिलाकर के जो चार्ज है वो कंजर्व रहता है, इसमें टच नहीं हुआ है, इसीलिए अकेले का, ये आइसोलेटेड सिस्टम है तो अकेले का जो चार्ज है वो कंजर्व रहेगा। तो मैंने बताया कि कॉम जब करते हैं अपन हेयर में तो कॉम नेगेटिवली चार्ज होता है। सुकृति सर बफरिंग कर रहा है, यहां से ओके है सब कुछ, ओके दिखाइए। ओके, तो मैंने बताया चार्जिंग बाय फ्रिक्शन इज पॉसिबल व्हेन वन ऑफ देम इज इंसुलेटर, एक का इंसुलेटर होना जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहां तक आप प्रॉपरली सभी लिख लेंगे और टारगेट के सभी स्टूडेंट बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। आप कंफर्म भी कर दिया करें, आप लेक्चर नोट्स का फर्स्ट और लास्ट पेज यदि आप मुझे भेज देंगे, मुझे पता चल जाएगा यू आर डूइंग ए गुड जॉब। कंप्लीट 12th फिजिक्स आप लोगों को पढ़ाऊंगा मैं, 12th में इन जनरली 12th वाला पार्ट जो होता है वो जनरली पढ़ा रहा हूं बहुत समय से इधर। अब ध्यान दें एक बार, यस उन्हीं का दिक्कत होगा बेटा। अब मैं आ रहा हूं बेटे कूलॉम्स लॉ पर।
ट्वेल्थ की फिजिक्स को थोड़ा सा समझाना टिपिकल होता है कई बार, लेकिन हम लोग बहुत इजी प्रयास करेंगे बेटा। कूलॉम्स लॉ की बात करेंगे हम लोग। दो चार्ज Q1 और Q2, दो चार्ज Q1 और Q2 जब r डिस्टेंस पे हैं, दो चार्ज Q1 और Q2 जब r डिस्टेंस पे हैं, तो फोर्स बिटवीन देम proportional to product of charge and inversely proportional to square of distance. F is equal to, यहां मैं लिख देता हूं K Q1 Q2 upon R square. Here K is called electrostatic force constant. Here K is called electrostatic force constant. K को हम लोग electrostatic force constant कहते हैं। K is called electrostatic force constant. K को हम लोग electrostatic force constant कहते हैं। ठीक है बेटा, ओके। K की जो वैल्यू होती है, गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट में कैसे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज फाइंड करते हैं, अमन गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट 9th में जनरली आता है, 9-10th का मैटर है, लेकिन बोलोगे तो बाद में समझा देंगे थोड़ा सा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, K की वैल्यू होती है बेटा 9 × 10⁹ और K की यूनिट हो जाएगी बेटे न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर। ये MKS या SI यूनिट की वैल्यू होगी और K की वैल्यू 1 होती है इन CGS में जो K की वैल्यू होती है बेटे वो 1 होती है। इट इज ट्रू अट्रैक्शन इज नॉट प्रूफ ऑफ नेचर ऑफ चार्ज बॉडी। यस वीरेंद्र, रिपल्सन इज द एक्चुअली चेक ऑफ चार्जिंग, क्योंकि बेटा न्यूट्रल अट्रैक्शन जो है वो एक चार्ज बॉडी और एक न्यूट्रल बॉडी के बीच में भी हो सकता है, तो रिपल्सन इज द ट्रू टेस्ट ऑफ चार्ज। देखो बेटा, अट्रैक्शन एक बॉडी चार्ज है और एक बॉडी अनचार्ज है, तो उनके बीच में अट्रैक्शन हो सकता है बेटा, लेकिन रिपल्सन केवल दो चार्ज बॉडी में होता है, इसलिए रिपल्सन इज द ट्रू टेस्ट ऑफ चार्ज। रिपल्सन ही ट्रू टेस्ट है किसका बेटा, चार्ज का। आई होप यू गेट द आंसर वीरेंद्र। K की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर MKS में, और K की वैल्यू होती है 1 इन CGS। अच्छा, हम लोग बात कर रहे हैं कि K यहां पर किसकी जगह पे आया है, 1/4πε0 की जगह पे आया है बेटा। ε0 है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ एयर, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ एयर, ये इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है एयर की बेटा, ये होता है 8.85 10⁻⁻12। अच्छा, K की वैल्यू निकालने के लिए जब हम पाई की वैल्यू रख देते हैं 8.85 10⁻12 रख देते हैं, तो ये हो जाता है बेटा 10⁻12 अपॉन 4 इंटू 3.14 इंटू 8.85। 1000 अलग कर लो बेटा इधर से, और ये हो जाएगा 12.56 इंटू 8.85 इंटू 10⁻9, 96 और 108 110 के आसपास ये चला जाएगा, और ये ऑलमोस्ट हो जाता है 9 × 10⁻9। तो ε0 जो है बेटा वो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ एयर है, ε0, और इसकी वैल्यू होती है बेटा 8.85 इंटू 10⁻12 ये होती है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ मीडियम की बात हम लोग करते हैं यहीं पे बेटा। ये कूलम्स लॉ है कि फोर्स इतना लगता है। हम यहां पर एक स्मॉल बात कर रहे हैं, एक छोटी बात अभी हम लोग करेंगे कि मीडियम का क्या इफेक्ट पड़ेगा, इफेक्ट ऑफ मीडियम। ठीक है, तो बात समझना, इफेक्ट ऑफ मीडियम में दो चार्ज Q1 और Q2 जब r डिस्टेंस पे होंगे, दो चार्ज Q1 और Q2 जब r डिस्टेंस पे होंगे, तो एयर में जब होंगे या फ्री स्पेस में होंगे, एयर में या जब फ्री स्पेस में होंगे बेटा, एयर या फ्री स्पेस में, तो फोर्स लगता है 1/4πε0 Q1 Q2 बाय r स्क्वायर, जहां ε0 फ्री स्पेस की इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है। जब इसी को हम कंप्लीटली मीडियम में रख देंगे बेटा, मीडियम में, तो क्या होगा, Q1 Q2, और यहां पर बहुत बेसिकली समझते रहेंगे, कूलम्स लॉ खत्म होगा तो आप 35 क्वेश्चन कर लेंगे। क्लियर है? यहां मीडियम में हमने इसको रख दिया बेटा,
तो यहां फोर्स इन मीडियम क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अच्छा देखो यहां एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यहां जब मीडियम में हमने रख दिया बेटा, तो ये एप्सिलॉन क्या है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम। लेकिन हमेशा सबकी इलेक्ट्रिक परमिटिविटी हम नहीं निकाल सकते, तो हम कहते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये कहलाता है रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट स्मॉल के। यस, कल सबका आंसर मिल जाएगा स्वर्णदीप, कल वाले क्वेश्चन का आंसर भी अभी आज मिल जाएगा आपको, चिंता ना करें। एप्सिलॉन इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये होता है बेटा परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ एयर। व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिव परमिटिविटी, एयर की परमिटिविटी का कितना गुना है, क्योंकि सबकी परमिटिविटी अपन याद नहीं रख सकते। एयर की परमिटिविटी क्या थी, एप्सिलॉन नॉट बराबर 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब सबकी परमिटिविटी तो याद नहीं रख सकते, तो एयर की परमिटिविटी का कितना गुना है, इसे कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। किसी भी मीडियम की परमिटिविटी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को गुजरने देना, किसी भी मीडियम की परमिटिविटी एयर की परमिटिविटी के कितना गुना है, उसको कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो रिलेटिव परमिटिविटी ये होती है, तो एप्सिलॉन क्या हो जाएगा बेटा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। किसी भी मीडियम की परमिटिविटी क्या हो जाएगी, एयर की परमिटिविटी, और उसका कितना गुना है ये हम देखेंगे। एयर की परमिटिविटी और उसका कितना गुना है ये हम देखेंगे। अच्छा, हेयर एप्सिलॉन आर जो है वो 80 या 81 हुआ करता है बेटा, वाटर के लिए 80-81 होता है, मेटल के लिए इनफाइनाइट होता है, वैसे और चीजों के लिए होता है। तो जहां भी क्वेश्चन में आएगा वो यूज करेगा, लेकिन जनरली बस यहीं तक की बात होगी। वाटर के लिए 80-81 होता है, तो बोलो मीडियम में फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स इन मीडियम क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। FM बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। देखो यहां मीडियम की जो परमिटिविटी थी वो एप्सिलॉन है, उसको क्या लिखा जाएगा बेटा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर लिखा जाएगा। तो मीडियम में क्या हो जाएगा बोलो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर इंटू 1/एप्सिलॉन आर। तो मीडियम की परमिटिव ये क्या हो गया, ये है फोर्स इन एयर अपॉन एप्सिलॉन आर। ठीक है, तो यदि कोई चार्ज, ये देखो फोर्स इन एयर है, तो फोर्स इन एयर अपॉन एप्सिलॉन आर हो गया। ये इनफाइनाइट किसका होता है, मेटल्स का इनफाइनाइट होता है बेटा। मेटल्स के लिए जितने भी मेटल है बेटा, आयरन रख दें और रख दें, मेटल्स के लिए होता है। बिल्कुल समान रिपीट कर रहे हैं रिलेटिव परमिटिविटी। रिपीट कर रहे हैं, जरा ध्यान देना एक बार बेटे। मैंने ये कहा कि कूलॉम्स लॉ कहता है कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। मैंने कहा इफेक्ट ऑफ मीडियम, कूलॉम्स लॉ पर क्या इफेक्ट पड़ता है मीडियम का, तो फ्री स्पेस या एयर में इतना फोर्स होता है बेटा। जब मीडियम रखेंगे तो जब फ्री स्पेस या एयर है, तो यहां पे क्या है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ एयर है। तो जब मीडियम रखेंगे तो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ क्या होगा, एयर। यहां एप्सिलॉन नॉट क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ एयर है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ एयर है यहां पे। ठीक है, और यहां पे क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आ जाएगा मीडियम में। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है कि किसी भी मीडियम की परमिटिविटी एयर की परमिटिविटी की तुलना में कितना गुना है। एयर के कंपैरिजन में वाटर की परमिटिविटी 80 गुना है, तो उसको कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। तो सबकी परमिटिविटी याद रखने की जरूरत नहीं है, हमें रिलेटिव परमिटिविटी मान लो याद है। मान लो किसी मटेरियल की रिलेटिव परमिटिविटी x है,
तो उसकी परमिटिविटी क्या होगी, x इंटू एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एयर का कितना गुना है, वो x गुना है। तो सर आपने कल बताया था कि कूलम्ब्स लॉ, स्वर्णदीप you get the answer beta, wait for 15 minutes only when we reach the limitations of Coulomb's law. okay, relative permittivity क्या कहता है कि एयर के एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी बराबर परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ एयर, परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ एयर। तो एप्सिलॉन क्या हो जाएगा बेटा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, इसको के भी कहते हैं स्मॉल। तो बोलो जैसे, अच्छा अब यहां एप्सिलॉन को क्या लिखोगे, मीडियम की एप्सिलॉन को क्या लिखोगे, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर लिखोगे ना बेटा। तो ये हो गया एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो मीडियम में जो फोर्स है ना वो एयर में फोर्स का 1/r हो जाता है। जैसे मैं एक छोटा क्वेश्चन कहता हूं, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, एक छोटा क्वेश्चन कहता हूं बेटा, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस सेपरेटेड at a certain distance, separated at a certain distance, separated at a certain distance is 80 Newton. Now complete system, now complete system, now complete system is immersed in water, is immersed in water. Now force becomes, now force becomes, अब फोर्स क्या होगा, यस एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट था सोनी, एप्सिलॉन ये वाला एप्सिलॉन नॉट मतलब क्या है, परमिटिविटी ऑफ एयर, एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, यस 1 न्यूटन हो जाएगा बेटा, बात समझना, गुड। देखो दो चार्ज हैं, दो चार्ज पहले एयर में हैं और उनके बीच जो फोर्स है बेटा वो 80 न्यूटन है। अब पूरा सिस्टम जो है वो डुबा दिया पानी में, पूरा सिस्टम, तो तुम्हें भी पता है ना फोर्स ऑन मीडियम फोर्स इन एयर अपॉन एप्सिलॉन आर हो जाता है। तो 80/80 1 न्यूटन का फोर्स हो जाएगा बेटे। यस, गुड अभिषेक, गुड आकांक्षा, गुड अमन, गुड प्रियांशु, वेरी नाइस, गुड फरीदा। चलो ये बात आप समझ गए हैं, ठीक है। फिर मैं समझा देता हूं, यहां बहुत बेसिक बात है। व्हाट डू यू मीन बाय, सबकी परमिटिविटी को याद रखना संभव नहीं है। जैसे एयर की परमिटिविटी 8.85 इंटू 10⁻⁻12 है, सबकी परमिटिविटी को याद रखना संभव नहीं है। तो एयर के कंपैरिजन में कितने गुना है उसे कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। जैसे वाटर की इलेक्ट्रिक परमिटिविटी एयर का 80 गुना है तो उसे कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। ये बात हमने आपको बताई, ठीक है। ये तो आया पहले बताया कूलम्ब्स लॉ, फिर बताया हम लोग बात पे आते हैं, मैंने यहां बताया था बेटा कूलम्ब्स लॉ, फिर मैंने बताया बेटा इफेक्ट ऑफ मीडियम, फिर हमने बताया बेटा 3 नंबर पॉइंट कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, हम वेक्टर फॉर्म में कूलम्ब्स लॉ को जानना चाहते हैं। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है बेटा, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अंकित क्या समझने में दिक्कत है बेटा, प्लीज टेल। यहां ये बात तुम्हें समझ में नहीं आई रिलेटिव परमिटिविटी वाली, एक बार दिखाइएगा। रिलेटिव परमिटिविटी वाली बात में तुम्हें कुछ दिक्कत आया बेटा अंकित? ओके, अच्छा देखते हैं बेटा अंकित, फिर एक बार मैं इसको थोड़ा सा बताऊंगा। अच्छा कूलम्ब्स लॉ तो समझ में आया ना, ठीक है। रिलेटिव परमिटिविटी फिर समझा देंगे, चिंता मत करो। ओके, इस पर फोकस करो। रिलेटिव परमिटिविटी एक बार मैं फिर समझाऊंगा थोड़ा सा। मैं बता रहा हूं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। समझना एक बार कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देखो बेटा, ये मैंने दो चार्ज ले लिया, ये मैंने एक चार्ज Q1 लिया और ये मैंने एक चार्ज Q2 लिया, ठीक। ये मैंने एक चार्ज लिया Q1, ये वाले
नहीं, वेक्टर का बहुत ज्यादा यूज होगा क्या? नहीं प्रशांत, बहुत ज्यादा यूज नहीं होगा वेक्टर का, आपको चिंता नहीं करनी है, ठीक है। अब ध्यान दो बेटा, यहां देखो कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, तो मैंने यहां क्या बोला बेटा, बेसिक यूज होगा बेटा, और जितना यूज होगा वो बता दूंगा मैं, चिंता मत करें। ये है Q1 और ये है यहां पे Q2, दो चार्ज है बेटा, यहां पे Q1 और यहां पे है Q2, क्लियर। तो तुम्हें पता है कि ये रिपेल करेंगे और पहली बॉडी पर फोर्स इधर लगेगा F12, पहली बॉडी पर फोर्स इधर लगेगा, दूसरी बॉडी पर फोर्स इधर लगेगा F21। व्हाट डू यू मीन बाय F12? ये है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। और व्हाट डू यू मीन बाय F21? F21 है फोर्स ऑन 2, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय, देखो पहले पर फोर्स रिपेल करेगा तो किधर लगेगा? इधर लगेगा। दूसरे पर फोर्स किधर लगेगा? इधर लगेगा। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 क्या हो जाएगा? F12, और फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 दिस इज F21। फोर्स अलोंग द फोर्स जो है वो दोनों चार्ज को मिलाने वाले, सेंटर को मिलाने वाली लाइन के अलोंग होता है। कूलॉम्स लॉ का जो फोर्स है वो दोनों चार्ज के सेंटर को मिलाने वाली लाइन के अलोंग होता है, ठीक है। अच्छा, पहली बात मैं कहता हूं कि F12 का जो मैग्नीट्यूड है वो F21 के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है, पहली बात, ठीक। अच्छा, दूसरी बात मैं ये कहता हूं कि F12 की जो डायरेक्शन है वो F21 के अपोजिट होती है। दूसरी बात समझना, मैग्नीट्यूड में बराबर होता है, क्यों? यस, Q1 Q2 चार्ज है बेटा, यहां अहमद, इस पर Q1 चार्ज है, इस पर Q2 चार्ज है। थोड़ा ज्यादा समझाने वाला पार्ट आ रहा है, देखना जरूरी हो जाएगा। 12th वाला पार्ट आपको पता है बेटा, काफी एक्सप्लेनेशन जाना पड़ता है, यहां पे आप समझते हैं। 12th वाले पार्ट में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हैवी रखना पड़ता है, तभी जाकर के, इसलिए आप थोड़ा कीन माइंड रखेंगे सभी। मेरा पूरा प्रयास रहेगा हर बच्चे को पूरा समझ में आए, डेप्थ भी देना होता है सब्जेक्ट में, और बेहतरीन एक्सप्लेनेशन भी चाहिए यहाँ पे। और 12th में थोड़ा सा इलेक्ट्रो कैपेसिटर हमें थोड़ा डेप्थ में और बेहतर एक्सप्लेन करना पड़ता है। मेरी कोशिश रहेगी कि आप आराम से समझेंगे। अब यहां ध्यान दें, यस, मैं एक बार फिर समझा रहा हूं, मैं कूलॉम्स लॉ को एक बार बहुत बढ़िया समझा दूंगा आप लोगों के लिए। ध्यान दो, मैं कह रहा हूं कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, इसलिए नेगेटिव साइन आएगा। गुड संजीवनी, मैंने क्या कहा बेटा, ये Q1 चार्ज है इस बॉडी पर और ये Q2 चार्ज है इस बॉडी पर, ये Q1 चार्ज है इस बॉडी पर और ये Q2 चार्ज है इस बॉडी पर। Q1 को ये रिपेल करेगा तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, Q2 को ये रिपेल करेगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो F12 क्या है? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। F21 क्या है? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। यस, अच्छा आप देखो एक बार, F12 होगा कितना वेक्टर फॉर्म में? K Q1 Q2 by R स्क्वायर, K Q1 Q2 by R स्क्वायर, और फोर्स ऑन 1 की डायरेक्शन क्या है? 2 से 1 की तरफ। देखो F12 क्या है फोर्स इस पर? K Q1 Q2, यस, K Q1 Q2 by R स्क्वायर, एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स? 2 से 1 के पोजीशन की तरफ। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स? 2 से 1 के पोजीशन की तरफ। तो ये हो जाएगा 2-1 कैप। क्या हो जाएगा वहां पे? 2-1 कैप। क्लियर है बात? अच्छा, F21 इसका बोलो मैग्नीट्यूड क्या होगा? K Q1 Q2 by R स्क्वायर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड? K Q1 Q2 by R स्क्वायर। और डायरेक्शन क्या होगी इसकी? 1 से 2 की तरफ। फोर्स दोनों पे बराबर लगेगा बेटा, लेकिन 2 नंबर पर F21 की डायरेक्शन क्या है? 1 से 2 की जो पोजीशन है उसका कैप, ठीक है। यस, तो F12 ये होगा बेटा और F21 ये होगा। हाँ, न्यूटन्स थर्ड लॉ फॉलो करेगा, ये बात भी बिल्कुल सही है। न्यूटन्स थर्ड लॉ फॉलो करेगा, इक्वल और अपोजिट फोर्स एक दूसरे पर लगाएगा।
इक्वल और अपोजिट फोर्स एक दूसरे पर लगाएगा, यह बात बिल्कुल सही है। चलो एक छोटा क्वेश्चन मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूं, आर कैप को लिखना पड़ेगा ना वीरेंद्र। आर कैप को देखो, फोर्स ऑन 1 की डायरेक्शन क्या है, 2 से 1 की तरफ इधर है, और फोर्स ऑन 2 की डायरेक्शन क्या है, 1 से 2 की तरफ, तो R1 कैप। यस। अच्छा एक छोटा क्वेश्चन मैं तुम लोगों के लिए पूछता हूं, 2 चार्ज सेपरेटेड एट ए डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर हैविंग 5 माइक्रोकुलाम एंड 20 माइक्रोकुलाम। एक छोटा क्वेश्चन है, 5 माइक्रोकुलाम और 20 माइक्रोकुलाम के दो चार्ज एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर पे हैं। रेशियो ऑफ फोर्स ऑन बोथ चार्जेस, रेशियो ऑफ फोर्स ऑन बोथ चार्जेस, दोनों चार्जेस पे लगने वाले फोर्स का रेशियो क्या होगा, गिव द आंसर। एक छोटा क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा है, न्यूटन्स लॉ हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम सीबीएसई सिलेबस, लेकिन हमने सिर्फ इतना ही तो लिखा बेटा कि न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करेगा, आगे हम लोग नहीं गए हैं। ओके अच्छा ये बताओ, रेशियो ऑफ फोर्स ऑन बोथ चार्जेस, मेरे क्वेश्चन का जवाब दो। यस गुड अभिषेक, 1:1। यस, क्योंकि बराबर फोर्स लगेगा, Q1 इंटू Q2 दोनों में आएगा ना। 5 माइक्रोकुलाम और 20 माइक्रोकुलाम के दो चार्ज 20 सेंटीमीटर पे हैं, तो दोनों रेशियो ऑफ फोर्स ऑन बोथ चार्जेस 1:1। यस, बराबर फोर्स लगाएंगे एक दूसरे पर और अपोजिट फोर्स लगाएंगे। यस गुड अमन, गुड आकांक्षा, गुड विवेक, गुड संध्या, गुड लक्ष्मी, गुड संजीवनी, यस गुड असद, गुड शिप्रिया, गुड अमन, वाह वाह वाह, गुड जैद। चलो यहां मैंने 3 बातें बताई, अभी मैं बात नंबर 4 पे आ रहा हूं। मैं यहां मैं गुड पायल, मैं 4 नंबर बात पर एक बार आ रहा हूं बेटे, लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ, बहुत एक्सक्लूसिव नॉलेज फिर है, लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ, ठीक है, वेरी एक्सक्लूसिव नॉलेज अगेन। 4 नंबर देखो, कूलम्ब्स लॉ को 4 टुकड़े में बांट दिया, ठीक है। चार्ज, कल पूरा चार्ज बताया था बेटा, चार्ज की प्रॉपर्टी देखो, कितना बढ़िया पॉइंट, एक्सक्लूसिव पॉइंट था। कौन सा, कि इंसुलेटर जो है उसकी चार्जिंग फ्रिक्शन से संभव है, और चार्जिंग बाय फ्रिक्शन इज पॉसिबल जब दो में कम से कम एक इंसुलेटर हो। बहुत एक्सक्लूसिव पॉइंट है बेटा, मतलब आत्मा निकाल करके रख दिया, यूं समझो आप, मतलब पूरे में समझने, चार्जिंग समझने में सबसे बड़ा पॉइंट वही आता है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन इज पॉसिबल जब कम से कम एक इंसुलेटर हो। वैसे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कूलम्ब्स लॉ का, क्या, लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ, समझो, लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ की बात कर रहे हैं। और मेरा पहला क्वेश्चन मैं तुम लोगों के लिए यहां पे डाल देता हूं, यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन, समझते रहना, इन डेप्थ भी जाना है, समझना भी है। 5 सेंटीमीटर रेडियस का 20 माइक्रोकुलाम का, 5 सेंटीमीटर रेडियस का 10 माइक्रोकुलाम का 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है। 2 स्फेयर हैविंग रेडियस 5 सेंटीमीटर ईच, सॉरी, having charge 20 microcoulomb and 10 microcoulomb, 2 sphere of radius 5 centimeter, distance between their center is 20 centimeter, having charge 20 microcoulomb and 10 microcoulomb, force between them, force between them। तो जब मैं सॉल्यूशन की तरफ जाऊंगा इस क्वेश्चन के, तो फोर्स होता है बेटा K/Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, दोनों पर इतना ही फोर्स लगेगा। K 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 20 माइक्रो, सब कुछ MKS में लिखना है, MKS यूनिट है बेटा कूलम, और 10 माइक्रो, माइक्रो का मतलब ये, और R 20 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर मीटर में, ठीक है। जहां भी समझ में नहीं आएगा आप मुझे बोलते रहना बेटा, मैं चाहता हूं हर बच्चा प्रॉपरली समझे। 9 इंटू 200 10 टू द पावर -3 अपॉन 400
इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, ये हो गया 2, 9 इंटू 10/2, 45 न्यूटन, फोर्स बिटवीन देम। यस, बताओ, ऑप्शन दिया हुआ था 45 न्यूटन, ग्रेटर देन 45 न्यूटन, लेस देन 45 न्यूटन, एंड डी कांट से। बोलो कौन सा ऑप्शन करोगे? बोलो ऑप्शन है आप लोगों का। मैंने कहा 2 स्फीयर हैविंग रेडियस 5 सेंटीमीटर। ओके, रेशियो समझ में नहीं आया प्रशांत, बिल्कुल समझा देंगे, समझते रहो। कूलम्ब्स लॉ में जो भी दिक्कत तुम लोगों ने कही है वो सब आएगा अभी। पंकज कहता है 45, फरीदा 45, अमन 45, कहता है 20 सेंटीमीटर और 20 माइक्रोकुलाम और 10 माइक्रोकुलाम के, समझ गए हो? यस, ग्रेटर देन कहता है एक बच्चा, यस 45, यस डी कहता है स्वर्णदीप 45। अब चलो मैं समझाता हूं, सबका आंसर आ गया है। अब मैं समझाता हूं। लक्ष्मी, शालिनी गुड, पायल गुड, आई गेट ऑल योर आंसर्स। अब मैं इस क्वेश्चन को समझाता हूं बेटा। देखो बेटा, कूलम्ब्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। कूलम्ब्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, ये बात आपको पता है। व्हाट डू यू मीन बाय पॉइंट चार्जेस, ये बात आपको पता है। व्हाट डू यू मीन बाय पॉइंट चार्जेस? Coulomb's law is valid only for point charges. Distance between charge must be greater than, must be larger than its size। कहता है जब चार्ज के बीच की डिस्टेंस साइज के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हो, जब चार्ज के बीच की डिस्टेंस साइज के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हो तो उसे पॉइंट चार्ज कहा जाएगा। क्या ये बताओ, सन को और अर्थ को पॉइंट चार्ज लिया जा सकता है? लिया जा सकता है, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ दोनों की रेडियस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। सन और अर्थ को क्या पॉइंट मास लिया जा सकता है? लिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ दोनों के साइज के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा, 100 गुना, 200 गुना, 50 गुना, बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस बहुत ज्यादा होना चाहिए साइज के कंपैरिजन में। डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस बहुत ज्यादा होना चाहिए। यस, लिया जा सकता है बिल्कुल। तो मैं कह रहा हूं बेटा, पिछले क्वेश्चन पर आओ। क्या मैं यहीं पूछ लेता हूं बेटा, बात समझो। 5 सेंटीमीटर का रेडियस है और 200 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, 200 सेंटीमीटर डिस्टेंस है और चार्ज है Q1 Q2। क्या पॉइंट चार्ज लिया जा सकता है? पहले को तो लिया जा सकता है। क्या पॉइंट चार्ज लिया जा सकता है? काफी हद तक लिया जा सकता है। नहीं स्वर्णदीप, पॉइंट चार्ज कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है। पॉइंट चार्ज के लिए डिस्टेंस यदि ज्यादा हो साइज के कंपैरिजन में तो उसे पॉइंट चार्ज कहते हैं। यस, इसको लिया जा सकता है काफी हद तक, क्योंकि अभी भी 40 गुना तो है, लेकिन इसको तो 5 सेंटीमीटर का है और 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। 5 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। क्या इसको पॉइंट चार्ज लिया जा सकता है? इसको नहीं लिया जा सकता। 40 गुना चलेगा, 10, 15, 20 गुना भी चल जाएगा बेटा, लेकिन कम से कम 10-20 गुना तो हो, ये नहीं लिया जा सकता। 4 गुना है केवल। साइज इज नॉट वेरी लेस देन डिस्टेंस, साइज इज नॉट वेरी लेस देन डिस्टेंस, इसको नहीं लिया जा सकता। अच्छा, क्यों नहीं लिया जा सकता है? क्यों नहीं लिया जा सकता है? 20 सेंटीमीटर में नहीं लिया जा सकता। यस, अब एक सवाल हुआ कि क्यों नहीं लिया जा सकता। सवाल यह है कि क्यों नहीं लिया जा सकता, उसका आंसर आप यहां पे देखेंगे कि क्यों नहीं लिया जा सकता।
बात समझना, जब दो चार्ज डिस्टेंट होते हैं, जब दो चार्ज डिस्टेंस होते हैं, डिस्टेंट है ये, इनके बीच का डिस्टेंस काफी है, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली होता है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली होता है, और पॉजिटिव चार्ज के सेंटर को यहां और इस पॉजिटिव चार्ज के सेंटर को यहां लिया जा सकता है। तुम समझते हो ना, जब मास का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होता है तो सेंटर ऑफ मास कहां होता है? सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीच में होता है। तो वैसे ही चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जब सिमेट्रिक होता है तो इस पूरे चार्ज को इसके सेंटर पर और इस पूरे चार्ज को इसके सेंटर पर लिया जाता है। इसलिए कूलम्ब्स लॉ से फोर्स निकालते हुए जो फोर्स लिखा जाता है वो K(Q1Q2)/r² और डिस्टेंस यहां सेंटर से सेंटर के बीच में ली जाती है, डिस्टेंस यहां सेंटर से सेंटर के बीच में ली जाती है। कूलम्ब्स लॉ में जो डिस्टेंस होता है बेटा, वो दोनों चार्ज के सेंटर के बीच का डिस्टेंस होता है। नाउ दे कम क्लोजर, नाउ दे कम क्लोजर, अब वो एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं। जब डिस्टेंस होती है बॉडी, मतलब जब पॉइंट चार्ज होता है तो ये होता है, जब वो एक दूसरे के क्लोज आने पर तुली होती हैं, जब ये क्लोज आ गई, अब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन प्रभावित होता है। जब ये क्लोज आ गई तो अब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन प्रभावित होता है। ठीक है, तो बात समझना, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन प्रभावित होता है। ठीक है, जिन बच्चों को किसी स्पेशल पॉइंट में दिक्कत हो वो मुझे कॉल करके भी उस पॉइंट का एक्सप्लेनेशन मान सकता है। ये सिर्फ 12th और टारगेट के लिए ही मैं कर रहा हूं, अभी तक ये सुविधा नहीं थी, अभी तक आप व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है जैसे कहीं कहीं बच्चा कोई बच्चा, एक दो बच्चा है जिसको एक एक्सक्लूसिव पॉइंट में दिक्कत है, तो वो कॉल करके भी कह सकता है कि सर ये वाला पॉइंट जरा आप मुझे एक्सप्लेन कर दीजिए, तो मैं ऑन कॉल भी आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। क्लियर है बेटा? और व्हाट्सएप करके मांग सकते हैं। ध्यान दें एक बार, नाउ दे कम क्लोजर, नाउ दे कम क्लोजर। ठीक है, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन प्रभावित होता है। क्यों? क्योंकि जब वो क्लोज आए तो चार्ज का रिपल्सन चालू हो जाएगा, तो अब चार्ज ऐसे नहीं रह पाएगा, अब चार्ज ऐसे नहीं रह पाएगा, अब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन प्रभावित होगा, अब चार्ज ऐसे नहीं रह पाएगा। अब क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज इधर ज्यादा होगा, इधर कम हो जाएगा, इधर कम हो जाएगा और इधर ज्यादा हो जाएगा। अब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन प्रभावित होगा। जब ये क्लोज आएंगे तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन प्रभावित होगा और सेंटर ऑफ चार्ज हैवी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, सेंटर ऑफ चार्ज हैवी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। व्हाट डू यू मीन? दोनों चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है बेटा, वो सेंटर से दूर चली जाएगी, इफेक्टिवली बढ़ जाएगी। आर इफेक्टिव सेंटर के बीच की डिस्टेंस से ज्यादा हो जाएगा। यस, बात समझना मेरी बात, मैंने क्या कहा? जब दोनों पॉइंट चार्ज नहीं होंगे तो एक दूसरे के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करेंगे। पॉजिटिव चार्ज रिपेल होके इधर और इधर आएगा, तो जिधर चार्ज ज्यादा होगा तो इस चार्ज का सेंटर, मतलब ये पूरा चार्ज अब यहां माना जाएगा। तुम्हें पता है ना, हैवी की तरफ सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाता है और ये पूरा चार्ज इधर माना जाएगा, तो ये यहां शिफ्ट हो जाएगा, तो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो ज्यादा हो जाएगी। इफेक्टिव डिस्टेंस, ये पूरा चार्ज यहां और ये पूरा चार्ज यहां, तो इफेक्टिव डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी और फोर्स कम हो जाएगा। तो अब जो नया फोर्स लगेगा वो K(Q1Q2)/r इफेक्टिव का स्क्वायर। इफेक्टिव डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी, इसलिए कूलम्ब फोर्स कम लगेगा। तो व्हाट इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन? व्हाट इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन? लेस देन 45 न्यूटन। व्हाट इज द आंसर ऑफ योर गिवन क्वेश्चन? क्यों? क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज थे, एक और ये पॉइंट चार्ज नहीं था। पॉइंट चार्ज क्यों नहीं था? क्योंकि 20 सेंटीमीटर 5 के कंपैरिजन में ज्यादा नहीं है, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन प्रभावित होगा। 20 माइक्रोकूलम का चार्ज इधर थोड़ा ज्यादा होगा,
प्रभावित होगा, रहेगा 20 माइक्रोकुलाम, लेकिन इधर थोड़ा ज्यादा होगा और इधर थोड़ा कम होगा, तो इफेक्टिव डिस्टेंस जो हो जाएगी वो सेंटर के डिस्टेंस से ज्यादा हो जाएगी और फोर्स जो है वो लेस देन 45 हो जाएगा। समझ रहे हो बात? पॉइंट चार्ज नहीं है। तो एक बात आप समझे होंगे, एक बहुत बड़ा पॉइंट आप समझे होंगे यहां, इफ नॉट पॉइंट चार्ज, एक बहुत बड़ी बात आप समझे यहां, मैं यहां लिखता हूं, इफ नॉट पॉइंट चार्ज, इफ नॉट पॉइंट चार्ज और सिमिलर हैं, लाइक चार्जेस हैं, तो फोर्स कूलाम से कम लगेगा। अनलाइक चार्जेस हैं, अट्रैक्ट हैं, तो फोर्स कूलाम्स लॉ से ज्यादा लगेगा। यदि पॉइंट चार्ज नहीं है, मेरी बात समझ रहे हो, यदि पॉइंट चार्ज नहीं है तो लाइक चार्जेस में कूलाम से कम लगेगा, और यदि अनलाइक चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा इधर, ठीक है, तो सेंटर इधर हो जाएगा और इफेक्टिव डिस्टेंस सेंटर से छोटी हो जाएगी और फोर्स कूलाम फोर्स से ज्यादा हो जाएगा। यस, तो क्या ये बात आप लोग समझ पाए हैं? कूलाम्स लॉ, देखो कूलाम लॉ कब लगेगा? जब पॉइंट चार्ज हो, और जब पॉइंट चार्ज नहीं हो और लाइक चार्जेस हो तो कूलाम से कम फोर्स लगेगा, और अनलाइक चार्जेस हो तो कूलाम से ज्यादा फोर्स लगेगा। बहुत एक्सक्लूसिव पॉइंट दिया आप लोगों को, दिखाइएगा जरा। यस, गुड, थैंक यू आयुष, अमेजिंग, थैंक यू आयुष, बहुत एक्सक्लूसिव पॉइंट दिया बेटा आप लोगों को, समझे? यस, गुड अभिषेक, इफ चार्जेस आर अपोजिट देन फोर्स शुड इंक्रीज। यस, फोर्स इंक्रीज करेंगे बेटा, क्योंकि अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को। यस, गुड, यस सर, अंडरस्टूड, वेरी नाइस, बहुत एक्सक्लूसिव पॉइंट, थैंक यू अमन, अमेजिंग एक्सप्लेनेशन सर, थैंक यू अमन, वाओ। तो बहुत एक्सक्लूसिव पॉइंट यहां पे भी आप लोगों को मिला चार्ज का। सोचो, शुरू से ही डिफरेंस दिखना चालू हो जाएगा आप लोगों को, मेरे नोट्स में, अदर नोट्स में, शुरू से आपको, आप कहीं से भी एलन का हो और हो, आकाश का हो, किसी से भी मिलाओगे बेटा, शुरू से ही लगेगा आपको कि सर वाले नोट्स में शुरू से एक्सक्लूसिव पॉइंट चल रहा है। एक्सक्लूसिव मतलब बिल्कुल डिफरेंट, कूलॉम्स लॉ ही चल रहा है, लेकिन कूलॉम्स लॉ में अंतर दिख रहा है, तो आगे तो होना ही है बेटा बहुत ज्यादा डिफरेंस। यस, चलो अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, कूलॉम्स लॉ के एक और पॉइंट की तरफ जा रहे हैं हम लोग। यस, एक और पॉइंट की तरफ जा रहे हैं हम लोग कूलॉम्स लॉ के। नोट्स बढ़िया बनाते रहना। अगर दो पॉइंट चार्ज के बीच में एक और चार्ज रखें, क्रिस्टल क्लियर। वीरेंद्र, यू गॉट द आंसर। सर आरसी तो डिस्टेंस पे था, तो ज्यादा डिस्टेंट पॉइंट पे, देखो नेमात, डिस्टेंस पॉइंट पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन प्रभावित नहीं होता, इसीलिए पूरे चार्ज को सेंटर पे माना जाता है, इसीलिए डिस्टेंस पे कूलॉम्स लॉ वैलिड होता है। यस, थैंक यू संजीवनी। लेकिन जब पॉइंट चार्ज नहीं होते तो डिस्टेंस प्रभावित होता है। यस सर, यूटीज हुए, थैंक यू संजीवनी। यस, अब ये सब बात, और ये भी आपके लिए एक्सक्लूसिव है, किसी पॉइंट में हल्का सा दिक्कत हो तो सिर्फ टारगेट 1 to 5 एंड फ्रेशर का स्टूडेंट उस पॉइंट के लिए मुझे कॉल करके एक्सप्लेनेशन ले सकता है कि सर थोड़ा सा ये पॉइंट हमें एक्सप्लेन कर दीजिए, बाकी तो मुझे बढ़िया समझ में आया हुआ है, तो मैं उसका कुछ एक्सप्लेनेशन देने का प्रयास करूंगा अकॉर्डिंग टू योर पर्सनल नीड। ओके ओके, थैंक यू असाद, माशाअल्लाह सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं आप, थैंक यू असाद, थैंक यू। चलो अब हम लोग एक और पॉइंट पर आते हैं, एक और क्वेश्चन क्रिएट करता हूं मैं, एक और क्वेश्चन क्रिएट कर रहा हूं मैं यहां पे। कूलॉम्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन, कूलॉम्स लॉ इज एप्लीकेबल, कूलॉम्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन A, both charge must be at rest, both charge must be at rest,
दोनों चार्ज का रेस्ट में होना जरूरी है। बी, समझते रहना, वन चार्ज मस्ट बी एट रेस्ट, मस्ट बी एट रेस्ट, वन चार्ज मस्ट बी इन मोशन, वन चार्ज must be in motion, both charge must be in motion, both charge must be in motion, must in motion, yes. Coulomb's law is applicable only when, कर रहा है, यही दिक्कत हुई है क्या? चलो, Coulomb's law is applicable only when both charge must be at rest, one charge must be at rest, or one charge must be in motion, both charge must be in motion. Coulomb's law, yes, कल ही बताया था बेटा, one charge must be at rest. B, yes, B. गुड पंकज। अच्छा, एक बार देखते हैं, एक बार, हाँ ये बात बिल्कुल सही है बेटा संजीवनी कि लगता है नहीं, Coulomb's law is valid when two rest charges। इसी क्वेश्चन का आंसर मैं दे रहा हूं बेटा, इसी क्वेश्चन का आंसर जरा गौर से समझना। मैं कह रहा हूं जब बोथ चार्जेज एट रेस्ट, बोथ चार्जेज एट रेस्ट, दोनों के बीच लगने वाला फोर्स यही होता है। एंड Coulomb's law की डेफिनेशन भी यही कहती है कि when two charges at rest then force between them, when two charges at rest force between them is that। तो ये पता है ना तुम्हें कि जब दोनों चार्ज रेस्ट में हो तो Coulomb लॉ वैलिड होता है। तो ये बात तो सही है, लेकिन मस्ट बोला है, मस्ट, इसका मतलब दोनों चार्ज रेस्ट में हो जरूरी है। एक भी मोशन में हुआ, ये बोलता बोथ चार्ज शुड बी एट रेस्ट, करेक्ट, लेकिन बोला है बोथ चार्ज मस्ट बी एट रेस्ट। तो मुझे इसको चेक करना होगा, मुझे इसको चेक करना होगा। देखता हूं बेटा, रिलेटिव वेलोसिटी जीरो की कोई बात नहीं है, मुझे इसको चेक करना होगा। ये बोलता कि Coulomb's law is valid when both charge are at rest, करेक्ट, क्योंकि दोनों चार्ज रेस्ट में हो तो Coulomb's law वैलिड है। लेकिन मस्ट बोला है, इसका मतलब दोनों चार्ज यदि रेस्ट में नहीं हो तो वैलिड नहीं होना चाहिए। तो हम एक चार्ज को मोशन में करके देख लेते हैं। ये देखो Q1 चार्ज है बेटा, और ये देखो Q2 चार्ज है, ये देखो Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, और मैंने बेटा Q2 को मूव करा दिया v वेलोसिटी से। हमने Q2 को अभी जो क्लास वाला नोट्स है उससे लिखें, या आप जो हैंड रिटन भेजते हैं, प्रशांत जो मैं हैंड रिटन भेजता हूं आप उससे लिखें, क्योंकि हैंड रिटन में मैं सब कुछ शामिल करता हूं बेटा। सर टाइम देते हैं लिखने में, ठीक है। आपको दिमाग नहीं लगाना, आपको फिजिक्स को समझने में यहां दिमाग लगाना है। क्लास में, मेरे क्लास में रफ कॉपी लेके बैठे बेटा, कोई फेयर कॉपी नहीं। लाइव क्लास में रफ कॉपी रखें, सर कुछ बोल रहे हैं दनादन कर लें, ठीक है। और फेयर कॉपी में बेटा सर जो नोट्स लिख के भेजते हैं वो लिखें, और रफ कॉपी में जो आप लाइव में लेके बैठे हैं उसी में आप बेटा क्वेश्चन सॉल्व करें। सीट का जो हमारा पैकेज है उसका जब मैं क्वेश्चन दूंगा तो उसको सॉल्व करके भेजें, ओके। ध्यान दें, अब एक चार्ज को मैंने मूव करा दिया, एक चार्ज को मैंने मूव करा दिया बेटा, तो मूविंग चार्ज प्रोड्यूस, बात समझना, मूविंग चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ। तो मान लो यहां आ गया ये Q2 यहां से चल के, तो Q1 ने तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा किया है, Q1 ने तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा किया है क्योंकि ये एट रेस्ट है। Q1 ने, और ये मूविंग चार्ज है, Q1 ने केवल इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा किया है, तो फोर्स ऑन Q2 जो है वो तो केवल Coulomb's लॉ है। क्यों भाई? डिस्टेंस जरूर बदल रही है, डिस्टेंस जरूर बदल रही है, लेकिन जो फोर्स है, मान लो यहां आ गया फिर यहां आ गया, लेकिन Q2 पर जो फोर्स है वो Coulomb लॉ है। क्यों? क्योंकि Q1 रेस्टेड चार्ज है, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में ये रखा है। भाई Coulomb's लॉ क्या है बेटा?
QE, मेरी बात समझना, पहला चार्ज रेस्ट में है, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा किया है, तो Q2 पे लगने वाला फोर्स तो हमेशा ही क्या होगा, कूलम्ब्स लॉ होगा। डिस्टेंस बदल रही है लेकिन कूलम्ब्स लॉ होगा। फोर्स ऑन Q1 क्या होगा, फोर्स ऑन Q1 दो फोर्स होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स भी होगा और मैग्नेटिक फोर्स भी होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स होगा Q1 ही, इलेक्ट्रिक फील्ड Q2 का, और मैग्नेटिक फोर्स होता है QV क्रॉस B। मैग्नेटिक फील्ड दूसरे का, इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे का, लेकिन है रेस्ट में, चार्ज रेस्ट में है, इसीलिए ये जीरो हो जाएगा। और जो फोर्स होगा ना बेटा, वो केवल इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। हम एक बार फिर समझा रहे हैं चीजों को, जरा बात समझना। थोड़ा सा अभी ज्यादा हो गया है, मैं इसको एक बार फिर समझा रहा हूं। देखो, दोनों चार्ज जब रेस्ट में होते हैं तो कूलम्ब्स लॉ वैलिड होता है। एक बार फिर समझा रहा हूं, दोनों चार्ज जब रेस्ट में होते हैं तो कूलम्ब्स लॉ वैलिड होता है, क्योंकि दोनों केवल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं और फोर्स होता है चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, और कूलम्ब्स लॉ वैलिड होता है। अच्छा, जब एक मूव करने लगा बेटा, एक जब मूव करने लगा तो इसका तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन मूविंग चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैदा करता है। इस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में पहला चार्ज रखा है, दूसरे ने जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया है इसमें पहला चार्ज रखा है, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण तो इस पर फोर्स लगेगा, और मैग्नेटिक फील्ड भी इसने प्रोड्यूस किया है तो इसके मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस पे फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि चार्ज एट रेस्ट पर F बराबर QBV होता है। इसके पास वेलोसिटी ही नहीं है तो फोर्स क्या लगेगा मैग्नेटिक फील्ड में। चार्ज एट रेस्ट पर मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स नहीं लगता है, तो इसने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस तो किया है, दूसरे ने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस तो किया है, लेकिन जो है उसके पास वेलोसिटी नहीं है पहले के पास, इसलिए ये नहीं लगेगा। तो जो भी पहले पर भी जो फोर्स है वो केवल इलेक्ट्रिक फोर्स है। मतलब तो एक यदि मूविंग है तो चाहे Q1 पर फोर्स हो चाहे Q2 पे, दोनों बराबर भी होंगे। Q2 पे तो ऑलरेडी फोर्स जो है वो कूलम्ब फोर्स है, क्योंकि ये केवल इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, और Q1 पर भी केवल कूलम्ब है, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है लेकिन फोर्स नहीं लगा पाता। तो Q1 और Q2 दोनों पर केवल कूलम्ब फोर्स लगता है, केवल डिस्टेंस बदल रही है, R से R1, R1 से R2, लेकिन दोनों पर कूलम्ब लॉ लगता है, और कूलम्ब लॉ वैलिड भी है, क्योंकि इक्वल और अपोजिट फोर्स भी लगता है, केवल डिस्टेंस बदल रही है। तो एक के मूविंग होने की कंडीशन में भी दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स केवल कूलम्ब फोर्स है। एक के मूविंग होने की स्थिति में भी दोनों चार्ज पर लगने वाला फोर्स केवल कूलम्ब फोर्स है और वैलिड भी है। इसलिए यदि एक चार्ज मूविंग हो तो भी कूलम्ब्स लॉ है, दोनों यदि मूविंग होंगे तो इसके मैग्नेटिक फील्ड में ये मोशन में है, इसीलिए कूलम्ब फोर्स नहीं लग के दोनों फोर्स लगेगा और वैलिड भी नहीं होगा। ठीक है, तो यदि एक चार्ज मूविंग है तो भी दोनों के बीच में फोर्स कूलम्ब फोर्स होता है, इसीलिए कूलम्ब फोर्स एप्लीकेबल है। एक चार्ज जो है वो रेस्ट में होना चाहिए। यस समन, थोड़ा सा इन डेप्थ पॉइंट है बेटा, कहीं मिलता भी नहीं है, बहुत एक्सक्लूसिव पॉइंट भी है। समझाता हूं मैं, थोड़ा दिखा दीजिएगा, एक बार समझाता हूं थोड़ा सा। ओके ओके बेटा, चलो एक बार समझो, एक बार मैं फिर समझाता हूं जो चीजें समझ में नहीं आई हैं। आज लगता है कूलम्ब्स लॉ खत्म होगा, कल कॉन्सेप्ट ऑफ, आज थोड़ी थोड़ी बात कुछ ज्यादा ही डेप्थ दे दिया तुम लोगों ने, कहीं भी पूछ लोगे एकदम गड़बड़ी हो जाती है। अभी मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट ऑफ कूलम्ब्स लॉ अगले दिन से बताऊंगा, कॉन्सेप्ट्स ऑफ कूलम्ब्स लॉ ये अगले दिन से मैं तुम लोगों को बताऊंगा। सोचो कूलम्ब्स लॉ के भी कितने टुकड़े कर दिए, और इसके बाद कोई भी सवाल कूलम्ब्स लॉ का आप कर लोगे। कॉन्सेप्ट्स ऑफ कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ पे कितने, मतलब दोनों में वैलिड होगा, वन मूविंग। हां मैंने ये समझाया फोर्स ऑन Q2 में
तो मैग्नेटिक फोर्स भी लग रहा है, मतलब दोनों में वैलिड। देखो बेटा, दोनों चार्ज रेस्ट में है, मैं समझाऊंगा, अभी समझाऊंगा, थोड़ा सा रुक जाओ। कॉन्सेप्ट्स ऑन कूलॉम्स लॉ कल से चलेगा। कॉन्सेप्ट्स वो पॉइंट होते हैं बेटा कि कूलॉम्स लॉ पे कितने तरह के न्यूमेरिकल बनते हैं, उसे मैं कॉन्सेप्ट्स कहता हूं। और कॉन्सेप्ट्स कल से चालू हो जाएंगे कूलॉम्स लॉ के, और कल के बाद आपको 1 to 35 क्वेश्चन कर लेना है। कल के बाद आपको 1 to 35 क्वेश्चन करना है। चार्ज बहुत डेप्थ में दे दिया और कूलॉम्स लॉ भी बहुत डेप्थ में दे दिया। अब मैं एक बार समझा रहा हूं चीजों को प्रीवियसली। देखो मैं यहां पे समझा रहा हूं, दोनों चार्ज रेस्ट में है, दोनों चार्ज रेस्ट में है, कूलॉम्स लॉ वैलिड, बोथ चार्ज रेस्ट। अब सिर्फ वो कूलॉम्स लॉ वैलिड, कूलॉम्स लॉ वैलिड। लेकिन मस्ट लगा के नहीं बोलना है, क्योंकि यदि एक चार्ज, और वैलिड क्यों है, क्योंकि इसने भी केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया, इसने भी केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में ये रखा है, फोर्स लग गया, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में ये रखा है, फोर्स लग गया, कूलॉम्स लॉ हो गया। इस चैप्टर का नोट्स यूनिट डायमेंशन के बाद लिखना है, सेम कॉपी में लिख लो बेटा। यदि मेरी कॉपी में यूनिट डायमेंशन अलग है तो आप उसी कॉपी में लिख लो अंकिता, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। लेकिन मैंने कहा कि अब एक मोशन में है, एक मूविंग है, तो इसका तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, तो Q2 पर लगने वाला जो फोर्स है वो तो ऑलरेडी कूलॉम फोर्स ही है। क्यों? क्योंकि Q1 के फील्ड में ये रखा है Q2, और Q1 ने पैदा ही केवल क्या किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी कोई फोर्स लगता है तो वो कूलॉम फोर्स है। मॉड्यूल 1 में इलेक्ट्रोस्टेट नहीं है बेटा, मॉड्यूल 4 में है, मॉड्यूल 4 मिलेगा आप लोगों को। देखो, इसने केवल इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा किया तो इस पे तो कूलॉम फोर्स है। इसने इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक दोनों पैदा किया, दोनों पैदा किया, तो इस पे कौन सा, ये v वेलोसिटी से जा भी रहा है, तो इस पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा, एक तो कूलॉम फोर्स लगेगा QE, और एक लगेगा मैग्नेटिक फोर्स QBB। अब ये रेस्ट में है बेटा, रेस्ट में है, इसलिए मैग्नेटिक फोर्स लग नहीं पाएगा, इसीलिए इस पे भी केवल क्या लगेगा, कूलॉम फोर्स। तो यदि एक मूविंग है बेटा तो भी दोनों पर केवल कूलॉम ही लगता है, दोनों पे केवल क्या लगता है, कूलॉम ही। तो यदि एक चार्ज मूविंग भी है तो भी कूलॉम लॉ वैलिड है। इसलिए कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, बोथ चार्ज, वन चार्ज मस्ट बी एक रेस्ट, एक चार्ज का रेस्ट में होना जरूरी है, दोनों रेस्ट में हो सकता है, वैलिड। लेकिन एक रेस्ट में नहीं है तो भी वैलिड, लेकिन एक रेस्ट में होना जरूरी है। कूलॉम्स लॉ, दो चार्ज के बीच का फोर्स कूलॉम फोर्स ही है, अंटिल एक चार्ज रेस्ट में है। दो चार्ज के बीच का फोर्स कूलॉम्स लॉ ही है, यदि एक चार्ज रेस्ट में है। दोनों रेस्ट में है, अच्छी बात है, लेकिन एक रेस्ट में है तो भी कूलॉम्स लॉ वैलिड है, यह बात मैंने समझाया है। ओके ओके, ये बात मॉड्यूल 1 में बेटा NLM तक है, मॉड्यूल 2 में वर्क एनर्जी से रोटेशन ग्रेविटेशन है, मॉड्यूल 3 में SHM से थर्मो है, मॉड्यूल 4 में बेटा इलेक्ट्रो से करंट है, मॉड्यूल 5 में मैग्नेट से AC है, मॉड्यूल 6 में ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स है। ओके वीरेंद्र, समझ गए? ठीक है, दोनों रेस्ट में है, कूलॉम लॉ वैलिड है, लेकिन एक रेस्ट में भी है तो भी दोनों चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स कूलॉम्स लॉ ही है। तो उस क्वेश्चन का आंसर क्या है वो मैंने समझाया है। अच्छा, एक बच्चे को थोड़ी सी दिक्कत यहां आई थी, एक बच्चे को थोड़ी सी दिक्कत यहां आई थी, जरा बात समझना। एक बच्चा पूछ रहा था यहां पे थोड़ा सा कि सर ये वाली बात बताइए, तो ये वाली बात भी थोड़ा सा एक बच्चा मुझसे पूछा था, तो मैं वो भी बता देता हूं बेटा थोड़ा सा। हाँ, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज नहीं होगा बेटा, बेब SHM मॉड्यूल 3 में है, आयुष बेब SHM मॉड्यूल 3 में है। अच्छा देखो, दो चार्ज जब बेटे एयर में होते हैं, एयर में जब दो चार्ज होते हैं तो फोर्स क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। दो चार्ज जब बेटा मीडियम में होते हैं तो फोर्स क्या होता है, जहां एयर की परमिटिविटी है वहां एयर मीडियम की परमिटिविटी आएगी। तुम ही बताओ, जहां एयर की परमिटिविटी है वहां मीडियम में किसकी परमिटिविटी आएगी, मीडियम की परमिटिविटी।
मीडियम की परमिटिविटी का फॉर्मूला पता नहीं है, एयर की परमिटिविटी का कितने गुना होता है उससे रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। एयर की परमिटिविटी का कितना गुना होता है उससे रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। ठीक है, यस, एयर की परमिटिविटी का कितना गुना होता है उसे हम लोग कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। क्लियर है बेटा? तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या हुआ? मीडियम की परमिटिविटी अपॉन एयर की परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी वाटर के लिए क्या होती है बेटा? 80-81 होती है, और मेटल के लिए रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है बेटा? इनफाइनाइट होती है। अच्छा, रिलेटिव परमिटिविटी वाटर की ये है, तो यदि वाटर की परमिटिविटी पूछे तो क्या होगी बोलो? परमिटिविटी ऑफ वाटर पूछे तो क्या होगी बोलो? रिलेटिव नहीं, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ वाटर पूछे तो क्या होगी? एप्सिलॉन नॉट गुना 80, ये होगी बेटा। हाँ, अभी 4 नंबर मॉड्यूल आप लोगों को लेना है। अब यहां तक समझने में आप लोगों को कोई दिक्कत हुई है क्या? मैंने कल के लेक्चर में कूलॉम्स लॉ, कल के लेक्चर में मैंने चार्ज की प्रॉपर्टी और चार्जिंग ऑफ बॉडी बताया था। आज के लेक्चर में कूलॉम्स लॉ, फोर्स इन मीडियम, कूलॉम फोर्स इन मीडियम में क्या प्रभाव पड़ेगा, कूलॉम फोर्स इन वेक्टर फॉर्म और लिमिटेशंस ऑफ कूलॉम्स लॉ बताया है। और कल के दिन मैं कूलॉम्स लॉ के 5 कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि कूलॉम्स लॉ के कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, उसके बाद आप कूलॉम्स लॉ लगाएंगे। बढ़िया नोट्स बना लें, फर्स्ट और लास्ट पेज की कॉपी नोट्स, फर्स्ट और लास्ट पेज का फोटो खींच के मुझे भेज दें। कल से न्यूमेरिकल्स चालू हो जाएंगे और इन डेप्थ हम लोग अच्छा काम करेंगे। आपको जो भी दिक्कत किसी को है वो मुझसे फोन करके भी समझ सकता है। कोई दिक्कत आप लोगों को हो, मैं चाहता हूं कि हर बच्चा शुरू से रखे। आप समझते हैं कि 12th की फिजिक्स 11th की फिजिक्स से ज्यादा एक्सप्लेनेशन मांगती है, ये बात अच्छे से समझते हैं आप। 12th की फिजिक्स में एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड बहुत होती है बेटा, ठीक है, क्योंकि 11th बेसिक फिजिक्स है और यहां जो है बेटा अलग फिजिक्स है। ओके, बिल्कुल रिपीट कर देंगे बेटा। समन चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी तो मुझसे फोन पे भी पूछ सकते हो बेटा। ओके बेटा, ठीक है, नोट्स अच्छे से बनाओ, समझ लो, फिर भी दिक्कत आ जाए तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि आप बेहतर समझ पाएं। सर मींस फोर्स ऑन Q1 बराबर फोर्स ऑन Q2 रेस्ट एंड मोशन वाले चार्ज में। यस, गुड नेमत, बिल्कुल सही बात। फोर्स ऑन Q1 इज इक्वल टू फोर्स ऑन Q2। यस, फोर्स ऑन Q1 जो है बेटा वो फोर्स ऑन Q2 के बराबर है नेमत, रेस्ट एंड मोशन वाले दोनों चार्ज में। यस प्रीति, थैंक यू सर फॉर अमेजिंग एक्सप्लेनेशन। आज आपको नोट्स मिल जाएंगे बेटा अमन, आज आपको नोट्स आपको 1-2 घंटे में मिल जाएंगे। कल का नोट्स मिल गया होगा, आज का नोट्स 1-2 घंटे में मिल जाएगा। ओके, ठीक है बेटे, थैंक यू ऑल, थैंक यू।